Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सारे के सारे डेरिवेशंस जो कि हमारी सेकंड बुक के हैं। जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके सारे डेरिवेशंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली डेरिवेशंस थोड़े से कम हैं, तो जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स वाला हमारा चैप्टर है। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले आता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वैसे ये डेरिवेशंस बहुत ही सिंपल हैं, जो इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट है सिलेबस में, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट को भेज रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अगर क्या हो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट जाए, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आर बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई बन जाएगा, क्योंकि उस केस में डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही होगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हम जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड में भेज रहे हैं, तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो 1 and 2 हम लिखते हैं, एंड स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर ये हो जाता है। जब यहां से यहां लाइट जा रही है, तो हम फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 7, तो इसको हम लिखते हैं 2n1। ठीक है, और क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये आर, तो साइन आर अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में कितना बन गया, आई, तो ये आ गया साइन आई। दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई से आई कट गया, आर से आर कट गया, साइन इनका, है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो यहां पर से हमें क्या पता चल गया कि अगर आपको 2n1 निकालना है, तो वो होता है 1/1n2, यानी कि मान लो आपको GNA गिवन है क्वेश्चन में, है ना, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अगर आपको ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आप उसका बस क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। यहां पे भी सिमिलर चीज है। अगर आपको मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर या एनी लिक्विड, तो आप क्या करोगे, आप रेशियो लोगे ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यानी कि अगर आपको निकालना है 2n3, तो वो आप निकाल सकते हो 1n3 अपॉन 1n2 करके। तो डेरिवेशन कैसे है, देखो हमने यहाँ पे 3 मीडियम लिए हैं, एयर वाटर ग्लास, और वापस से ग्लास से फिर एयर में ही लाइट वापस पहुंच रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल आई। ठीक है, यहाँ पे एंगल R1 में ले लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल बनेगा, तो ये Z बना रहे हैं, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, R1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको मैं R2 ले लेती हूँ, वापस से देखो यहाँ एक नॉर्मल बनेगा, फिर से ये Z बना रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी R2 होगा, और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वैसे तो ये E होता है, पर क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है ये पैरेलल होती हैं, तो वापस से ये एंगल भी मेरा कितना होता है, जो यहाँ पे होगा, यानी कि ये एंगल मेरा आई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट से सेकंड में गई, एयर से ग्लास में गई, सॉरी एयर से वाटर में गई, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1। ठीक है, फिर वाटर से ग्लास में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, R1, रिफ्रैक्शन कितना है, R2, तो साइन R1 अपॉन साइन R2। फिर हमने कहा ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमने GNA यहाँ पे निकाला है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, R2, इमर्जेंस कितना है, वापस से I। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, ये सब कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब कट गए, है ना, सबका कट गया। तो यहाँ पे WNG अगर आपको चाहिए है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, यानी कि देखो तीनों को मल्टीप्लाई करो, this into this equals to 1। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए WNG। कैसे आएगा, 1/ANW इंटू GNA, और अभी मैंने कहा अगर मुझे ANG चाहिए तो मैं 1/GNA कर सकती हूँ। तो 1/GNA के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, इसके जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ गया, देखो ANG अपॉन ANW, यानी कि यही फॉर्मूला आ गया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ये हम यूज कर सकते हैं, और इसका न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉनकेव सरफेस लिया है, आप कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी सेम डेरिवेशन कर सकते हो। क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है O पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है U, तो यहाँ पर से लाइट रे इंसिडेंट होगी। ठीक है,
तो एंगल क्या बनता है, और जब हम ऐसे स्फेरिकल सर्फेसेस की बात करते हैं तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो देखो ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो रे है यानी कि इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, हमने कहा आई बना रही है। अब देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है, इसका n2 है, ठीक है। तो ये जा रही है इस मीडियम से इस मीडियम में, रेयर से डेंस में जा रही है, तो लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक्चुअल में इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे गई नहीं, ये बेंड कर गई, ठीक है। तो ये क्या है मेरी, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ओके, ये हमें समझ में आ गया। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आर। अब यहां पे देखो, इसको अगर मैं बैकवर्ड्स एक्सटेंड कराऊं तो मुझे इमेज कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है, ये है नॉर्मल। तो जो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर ये आर है तो ये एंगल छोटा सा, ये भी कितना होगा, आर होगा। यहां पे तक डायग्राम समझ में आया। इमेज डिस्टेंस v होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होती है। तो डायग्राम फिलहाल अभी तक हम समझ चुके हैं। इसके अलावा ये जो थीटा बीटा अल्फा इन्होंने लिए हैं, या फिर मैं यूजुअली अल्फा बीटा गामा ले लेती हूँ, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एंगल बेसिकली आपको यहाँ पे लेने हैं। तो ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल इंसिडेंट रे बना रही है विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एंगल है बीटा, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे बना रही है ना विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये अल्फा क्या है, जो हमारा नॉर्मल बना रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये इतनी सी बात है, डायग्राम हमारा क्लियर है। अब यहां पे हमें पता है लाइट रे फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो ऑब्वियसली सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। और स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है 1 and 2 क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर कहां पे बन रहे हैं हमने देख लिया। अब जब हमारा एंगल बहुत छोटा होता है ना, इन डेरिवेशंस में हम यही करते हैं, जब हमारा एंगल बहुत छोटा होता है यानी कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा को हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली थीटा, या हम टैन थीटा को ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली थीटा। यही चीज हमने करी, साइन आई को आई लिख दिया, साइन आर को आर लिख दिया, ठीक है। अब 1 and 2 क्या होता है, n2 अपॉन n1 बेसिकली। तो ये चीज मेरे पास आ गई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं n2r इक्वल्स टू n1i लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, है ना। तो पहले मैं ये वाला SOC ट्राइंगल पकड़ लेती हूँ। यहाँ पे बाहर पे एंगल अल्फा बना है, ये है थीटा, और ये क्या है, पूरा हमारा आई, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है एक ट्राइंगल के लिए जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां से मुझे मिल गया अल्फा इक्वल्स टू आई प्लस थीटा, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल अब मैं पकड़ लेती हूँ, ये वाला SIC, यहाँ ये एंगल आर है, ये है बीटा, तो यहां से भी मुझे मिल गया अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। सेम जो अभी प्रॉपर्टी मैंने लगाई एक्सटीरियर एंगल की, वही मैंने यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है। तो ये दो चीजें मुझे यहाँ पर मिल गई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए है, आर, यहाँ पे मुझे आर चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू n1 इंटू आई क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको भी आप थोड़ा सा खोल दो, ये आ जाएगा n1 अल्फा माइनस n1 थीटा, इसको इधर भेज दो तो अल्फा कॉमन आप ले सकते हो ना, n2 माइनस n1 इंटू अल्फा बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो n2 बीटा माइनस n1 थीटा। अब आपको अल्फा बीटा थीटा निकालने पड़ेंगे, जो कि आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप इनका टैन निकाल दो, और अभी मैंने कहा टैन थीटा ही थीटा के इक्वल होगा। सो आप सबसे पहले टैन थीटा निकालो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये मान लो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप करा है ये m है। अब ये जो m और p पॉइंट है ना, ये बहुत नजदीक है, ठीक है, बहुत नजदीक है। तो जो cm डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट cp के इक्वल है, यानी कि cm मैं r के इक्वल ले सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे im चाहिए तो मैं उसको ip के इक्वल ले सकती हूँ, जो कि कितना हैवी है। सिमिलरली अगर मुझे om चाहिए है तो मैं उसको op के इक्वल ले सकती हूँ, यानी कि u के इक्वल ले सकती हूँ, ठीक है। ओके, सो tan थीटा हमारा कितना आ गया, परपेंडिकुलर, ये तो मुझे नहीं पता, इसको मान लो h ले लेते हैं, तो ये आ गया हाइट अपॉन, नीचे क्या आएगा इसके लिए, ये पूरा डिस्टेंस यानी कि u। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड साइड को है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो आ गया यहाँ पे माइनस ऑफ u, ठीक है। सिमिलरली ये ही थीटा के इक्वल है, आप tan बीटा भी निकाल लो जो कि बीटा के इक्वल ही होगा, कितना आ जाएगा, हाइट अपॉन ये डिस्टेंस कितना है v, और ये माइनस v आएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड को है। सिमिलरली आप अल्फा भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, हाइट अपॉन माइनस ऑफ r।
समझ में आ गया ये सब हमने कैसे करा, ठीक है। तो बस ये वैल्यूज आप अल्फा बीटा थीटा की यहाँ पर पुट कर दो। हमने पुट कर दिया, अल्फा बीटा थीटा की वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसको इस साइड को भेज दो, माइनस साइन को इस साइड को भेज दो, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n2, चलो h भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, h भी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा n2 बाई वी, माइनस साइन इधर आपने भेज दिया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस n1 अपॉन यू। अब देखो ये h से h तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया ये, ठीक है। अब यहीं पे आप इस पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दो, n1 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन r, ठीक है, इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 अपॉन r माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन u, ठीक है। तो ये तो कट गया, n2 बाय n1 क्या होता है, अभी हमने कहा n होता है ना, जिसको हम 1 and 2 भी लिख सकते हैं या सिंपली हम n भी लिख सकते हैं उसको। बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस कॉनकेव सरफेस का, ठीक है। तो ये आ गया देखो n अपॉन दिस वाज v ना, इसको जरा करेक्ट कर लो, ये क्या था हमारा v था, तो ये आ गया v माइनस 1 अपॉन u। ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। अब आप ये सेम डेरिवेशन कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी कर सकते हो, वहां पे बस आपको साइन कन्वेंशन अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब अगर कोई भी डिस्टेंस आ रहा है राइट हैंड साइड को, उसको आपको पॉजिटिव लेना है। यहां मैंने सबको नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि सब लेफ्ट हैंड साइड को है। अगर कोई भी डिस्टेंस राइट हैंड साइड को आ जाएगा तो आप उसको पॉजिटिव ले लोगे, बाकी डेरिवेशन एज इट इज होगा, ठीक है। चलो एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो पहली बात तो ये जो डेरिवेशन है आपके सिलेबस में सिर्फ एक थिन लेंस के लिए ही है, ठीक है। सो थिन लेंस की जो थिकनेस है t, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि थिन लेंस है, पतला है, उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समझना। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना इसका भी, तो आप खुद से डेरिवेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ I है, R है, कहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा लेने हैं, ठीक है। तो खुद आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, डायग्राम पहले अच्छे तरीके से समझो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा लेंस है, मैंने कहा इसकी थिकनेस मान लो t है, पर बिकॉज थिकनेस बहुत कम है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जो लेंस होता है ना उसमें दो सरफेस होते हैं। ये पहला सरफेस मान लो S1, ये दूसरा सरफेस मान लो S2। इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, इस साइड को ना, क्योंकि ये अपना जो स्फेयर बनाएगा इस साइड बनाएगा, तो जो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड को आएगी। देखो ये है R1, ठीक है। सिमिलरली ये जो अपना स्फेयर बनाएगा वो इधर को बनाएगा, तो सेकंड वाले सरफेस के लिए R2 इस साइड को आएगा। तो आप वैसे ये भी समझ गए होंगे R1 क्या होगा, पॉजिटिव, R2 कहाँ आ रहा है, लेफ्ट को, तो R2 हमारा होगा नेगेटिव, ठीक है। चलो तो ये कुछ बातें हमें समझ में आ गई हैं डायग्राम की, आगे बढ़ते हैं। अब ये है ऑब्जेक्ट, अगेन लाइट रे इंसिडेंट हुई है, तो अगर सिर्फ मेरा ये ही वाला सरफेस होता, सिर्फ ये ही वाला सरफेस होता, तो इसकी वजह से इमेज कहाँ पे बन रही है, हमने कहा यहाँ I1 पे बन रही है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस को मैंने V1 ले लिया। अगर सिर्फ पहला सरफेस होता, क्या सिर्फ पहला सरफेस है, नहीं, दूसरा सरफेस भी तो है, तो दूसरे सरफेस की वजह से अब जो फाइनल इमेज बननी है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा सरफेस क्या करेगा, ये इमेज इधर बन रही थी इसको और कन्वर्ज कर देगा, और ये जो मेरी इमेज बनी ना, ये एज एन ऑब्जेक्ट यानी कि एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी फॉर द सेकंड सरफेस। पहले सरफेस की वजह से जो इमेज बनी कहाँ बनी, I1 पे, ये जो इमेज बनी ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी सेकंड सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस क्या कर रहा है, इस वाली इमेज को और क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, नियर द लेंस लेके आ रहा है, खींच रहा है उसको, ठीक है। तो जो फाइनल इमेज बनी दोनों सरफेसेस की वजह से कहां पे बनी, तो हमने कहा यहाँ पे, इसको I पॉइंट भी ले सकते हो, C1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बन गई, अच्छा एक सेकेंड, सो सॉरी, यहाँ नहीं बनी, I पे बनी, I ही है, सो सॉरी, C1 हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट सरफेस का, ठीक है। तो ये I पे बन गई हमारी फाइनल इमेज। तो ये डिस्टेंस हमने V1 लिया था, हमारा जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, वो यहाँ पे V है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, C1 और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है पहले और दूसरे वाले सरफेस के लिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। I क्या है, I है पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, I1 क्या है,
पोजिशन ऑफ द इमेज जो कि सिर्फ फर्स्ट वाले सर्फेस की वजह से बनी है, और ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी फॉर आवर सेकंड सर्फेस। क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो बस आगे का जो डेरिवेशन है वो बड़ा आसान है। तो S1 सरफेस के लिए हमने कहा लाइट रे कहां से जा रही है, देखो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, किसका, हमारे लेंस का, वो है N2, बाहर है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N1 ले लिया, तो यहां भी तो बाहर एयर ही है ना, तो यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, N1 ही होगा। ठीक है, अब देखो पहले सरफेस के लिए लाइट रे N1 से N2 पे जा रही है ना, तो फॉर्मूला जो हमने डिराइव करा था वो एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना आएगा, V1 ना, क्योंकि हमने कहा पहले वाले सरफेस की वजह से यहाँ I1 पे इमेज बन रही है और इमेज डिस्टेंस है V1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं S2 सरफेस पे। S2 सरफेस पे लाइट रे लेंस से बाहर निकल रही है ना, यानी कि N2 से N1 पे जा रही है। तो देखो यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, N2 की जगह पे क्या आएगा, N1 आएगा, क्योंकि लाइट रे कहां से जा रही है, N2 से N1। जब लाइट रे N1 से N2 पे जा रही है तो फॉर्मूला ये है, तो लाइट रे जब जाएगी N2 से N1 पे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमने कहा ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो कितना हो गया, V1, और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है V पे, तो फाइनल इमेज जो है वो हमने, फाइनल इमेज डिस्टेंस जो है वो हमने V ले लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ तो कटता हुआ दिख जाएगा, जो कि ये है, कटता हुआ दिख गया, काट दो। ठीक है, अब देखो दोनों को माइनस कर दो, दोनों को जब आप माइनस करोगे, माइनस नहीं करो, ऐड कर दो, है ना, ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने पे ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे, ऐड कर दो। यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस साइन कॉमन ले सकती हूँ ना, माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूंगी तो ये क्या बन जाएगा, N2 माइनस N1, है ना, समझे, और ये ऐड हो रहा है, सो ये हो जाएगा N1 बाय V माइनस N1 अपॉन U। अब देखो यहाँ पे N2 माइनस N1 में क्या ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ, तो N2 माइनस N1 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 बाय R1, यहाँ पे देखो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया, इक्वल्स टू N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। पूरी इक्वेशन को N1 से डिवाइड कर दो, तो N1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी N1 आ जाएगा, यहाँ भी N1, यहाँ भी N1, यहाँ भी N1, है ना, तो यहाँ पे तो ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, N2 अपॉन N1 N हो जाएगा, तो ये आ गया N माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U। अब आपको पता है 1 बाय V माइनस 1 बाय U फॉर अ लेंस क्या होता है, 1 बाय F के इक्वल होता है, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया है 1 बाय F इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, ये है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें पता चल रहा है जो फोकल लेंथ है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्स रिलेशन पे है, यानी कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसके लिए फोकल लेंथ कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मैंने लिख ही रखा है ऑलरेडी सब कुछ, ठीक है, बट स्टिल अगर आपको ये बेसिक चीजें याद है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप इजिली आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि n जो है दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑल्सो, है ना, तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का, विच मीन्स इसकी फोकल लेंथ क्या है, सबसे कम है, तो रेड के लिए फोकल लेंथ सबसे कम, तो हमारे पास सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, तभी मैक्सिमम फोकल लेंथ किसकी आएगी, हमारी रेड कलर की आएगी। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन पे आ जाते हैं, फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, एक लेंस है L1 एक है L2, इसकी फोकल लेंथ F1 है इसकी F2 है। यहाँ पे से देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इंसिडेंट रेस पड़ी, सिर्फ अगर पहला लेंस होता, जैसे अभी सिर्फ पहला सरफेस था, वैसे ही अगर सिर्फ पहला लेंस होता तो ये इमेज कहाँ पे बनाता, तो ये इमेज बनाता I1 पे, तो ये डिस्टेंस हमने मान लो V1 ले लिया या V डैश ले लिया, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर अभी ऐसा है तो नहीं ना, अभी तो दूसरा लेंस भी है, तो दूसरा लेंस क्या करेगा, इसको और अपनी ओर को कन्वर्ज कर देगा या फिर डाइवर्ज करेगा, डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। फिलहाल हमने दोनों कॉन्केव ही यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये इसको क्या कर देगा, और कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई पे हमें फाइनल इमेज मिल गई। ठीक है, फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज डिस्टेंस हमने V ले लिया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U था। ये जो मेरा I1 है ये सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे पहले लेंस के लिए हमने क्या लिख दिया, 1 बाय F1 इक्वल्स टू 1 बाय V डैश,
क्योंकि पहले वाले लेंस के लिए मैंने कहा इमेज कहां बन रही है, वी डैश पे, I1 पे बन रही है, डिस्टेंस वी डैश है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू ही है। फिर सेकेंड लेंस में फोकल लेंथ तो f2 है, मैंने कहा फाइनल इमेज कहां बन रही है, हमने कहा v पे, पर जो ये v डैश पे ये वाली इमेज बनी थी, ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, इसीलिए सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, v डैश आ गया। अब बस कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो ये जो दो अलग अलग लेंस हैं बेसिकली ये एक ही लेंस की तरह एक्ट करेंगे जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, f होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे से देखो क्या आ गया, यहाँ पे से 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 आ गया, और 1 फोकल लेंथ पावर होती है, तो यानी कि पावर क्या हो जाएगी p1 प्लस p2, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेशन तो है नहीं, जो कि आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर लेंस को आपने एयर में रखा है तो फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि जब आप लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे ना तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, पर जब आप उस लेंस को पानी में डाल दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ग्लास का ही, लेंस का ही, पर विद रिस्पेक्ट टू पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ANG अपॉन ANW, जो मैंने अभी डिराइव करके आपको बताया ही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो अब आपने एक प्रिज्म यहाँ पे ले लिया है, तो प्रिज्म में देखो क्या होता है, आपको पता है एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, जिसको हम आई ले लेते हैं यूजुअली। अब यहाँ पे रेयर से डेंस में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो लाइट है वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इधर पे इस तरीके से शिफ्ट हो गई, तो ये हमारा नॉर्मल है, तो इसके साथ एंगल बन जाएगा हमारा R1। अब देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है इस वाले सरफेस पे, अब लाइट रे कहां से जा रही है, तो हमने कहा डेंस से रेयर की तरफ जा रही है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो एंगल ये कितना बन गया, R2 वाला बन गया, ठीक है, ये एंगल बन गया R2 का, ये यहां के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेसिकली, ठीक है। अब लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर जाएगी ना, क्योंकि डेंस से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये एंगल को हम यूजुअली E कहते हैं, विच इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये होता है कैपिटल A, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो लाइट को यहाँ पे जब वो इंसिडेंट हुई ना तो उसको ऐसे सीधे सीधे जाना था, पर वो सीधे गई नहीं, वो तो डेविएट कर गई यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, यहाँ पे देखो del1 हुआ, यहाँ पे भी देखो इसको जाना तो क्या था सीधे सीधे, पर ये मुड़ गई ऑब्वियसली, है ना, ये यहाँ पे चले गई, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना होगा मेरा, del2 होगा। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा, ये होता है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि देखो इसको जाना सीधे था पर ये निकली कहां से, यहां से निकली, तो इसको बैकवर्ड आप इसके साथ मिला दो, तो ये आपका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और टोटल एंगल कैसे निकालोगे, जब आपको दोनों ही डेविएशन एंगल्स पता है उन दोनों को ऐड करके। और वैसे भी जो अभी मैंने कहा था एक्सटीरियर एंगल वाला, वो यहाँ पे भी तो लगा सकते हो, देखो ये वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ये है, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये हैं, तो डेल कितना आ जाएगा, del1 प्लस del2, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो मैंने और क्या करा, मैंने ये वाले एंगल को भी थीटा ले लिया, इसका हम यूज भी करेंगे क्योंकि, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा डेल इक्वल्स टू del1 प्लस del2 है। अब del1 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, इक्वल होंगे, विच मीन्स यानी कि I1 इक्वल्स टू del1 प्लस R1 होगा, ठीक है। तो del1 कितना आ गया, I1 माइनस R1 आ गया। आप इसको सिर्फ I और इसको E भी ले सकते हो, इस डायग्राम में I1 I2 लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो del1 मुझे पता चल गया। सेम यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल, तो यानी कि I2 हो जाएगा del2 प्लस R2, तो del2 भी मुझे पता चल गया, I2 माइनस R2 आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या करा, I1 I2 को साथ लिख दिया और ये R1 R2 को साथ लिख दिया, तो माइनस माइनस दोनों का साइन है, माइनस कॉमन ले लिया, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें पता है ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर हम बात कर रहे हैं 1/2 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, साइन I अपॉन साइन R, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ना इसको हम थीटा ले रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है A और ये थीटा, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, देखो ये PNQA, तो क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल है, उनका सम 180 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 180। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180,
तो ये चीज आ गई। अब देखो थीटा थीटा इक्वल 180 180 इक्वल, तो ये दोनों भी तो क्या होने चाहिए आपस में इक्वल। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, a इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या है, R1 प्लस R2 है। तो यहां पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, डेल यहां पे इसकी जगह पे आ गया a, है ना, तो इसको उधर भेजूंगी। सो डेल प्लस a इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसका सम जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपको यहीं पे तक डिराइव करके उसको दिखा देना है। आगे और भी डेरिवेशन है, अभी फिलहाल हम वो करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन लेते हैं। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या होता है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो आपस में इक्वल होता है, और ये जो R1 और R2 है ये आपस में इक्वल होते हैं। और एंगल जो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन उसको हम यूजुअली डेल एम या डेल मिनिमम करके लिख देते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे ये दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं। देखो ग्राफ क्या बना, सबसे पहले अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू घट रही थी, एक लीस्ट वैल्यू तक ही आएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद आप बढ़ा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये घटेगा नहीं, और दिस इज द मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे ना तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे हमने कह दिया ये दो कंडीशन होंगी। तो यहां पे आप इसको फर्दर पुट कर दो। देखो मैंने क्या कहा था, a इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब मैंने कह दिया R1 R2 दोनों इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2R1 आ जाएगा। यहां से मुझे R1 पता चल गया कितना है, a/2। ठीक है, इसके अलावा और हमने यहाँ पे क्या लिया था, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन का मैं यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाली कंडीशन का। सो डेल प्लस a, अब मैंने कहा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है तो इसको मैं डेल एम लिख देती हूँ, इक्वल्स टू, अभी मैंने क्या कहा, ये दोनों भी आपस में इक्वल है तो मैं इसको 2I1 लिख सकती हूँ। तो यहां पे से I1 कितना आ गया, डेल एम प्लस a/2। I1 भी मुझे पता चल गया, R1 कितना है, अभी मैंने कहा a/2। तो यहां पे ये जो आपने स्नेल्स लॉ लगाया हुआ था, स्नेल्स लॉ पे पुट कर दो ना I1 और R1 की वैल्यू। तो वो ही हमने किया है, हमने यहाँ पे I1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास ये आ गया है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो फर्दर हम क्या करेंगे इसमें, n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, हमने क्या कहा, अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि अगर मेरा जो थीटा है वो बहुत छोटा है सो साइन थीटा को मैं थीटा ही ले रही हूं, तो यहाँ पे भी यही करते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन a/2, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा a प्लस डेल एम अपॉन a। तो a अपॉन a 1 हो जाएगा प्लस डेल एम बाई a। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख सकती हूँ, डेल एम बाई a इक्वल्स टू n-1। सो डेल एम कितना आ जाएगा, a इंटू n-1। ठीक है, मान लो पूछ लिया जाए कि ये डिराइव करके दिखा दो तो आप इजीली इसको भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, और यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो डेल एम है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, जो कि वॉयलेट का होता है। तो इसीलिए वॉयलेट कलर जो है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा डेविएट करता है। ठीक है, जो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप पे, फिर हम आ जाएंगे हमारे कंपाउंड वाले पे और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। और ये तीनों डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो कि हमारा क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। कौन सी कंडीशन पे, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हो, पोल नहीं आता यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में यहाँ पे रख देते हो। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने देखो ऑब्जेक्ट रख दिया है ए बी, तो आपको पता है यहाँ पे एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हम लोगों को मिल जाती है। तो मिल गई है देखो ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो हम m लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर, वो क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, विजुअल एंगल जो कि हमारी फाइनल इमेज सबटेंड करती है आंखों में। ठीक है, और जो बी है, सॉरी जो अल्फा है वो क्या है, वो हमारा विजुअल एंगल है जो कि ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इमेज ने सबटेंड करी है, ये है जो ऑब्जेक्ट ने सबटेंड करी हुई है। ठीक है, ओके।
अब देखो अल्फा के लिए जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो अल्फा के लिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट को डी पे मानते हैं, और कैपिटल डी क्या होता है, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो उसके लिए एक अलग सा डायग्राम हम बनाते हैं, अलग सा ट्राइंगल हम बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ माइक्रोस्कोप के लिए, टेलीस्कोप के लिए नहीं, क्योंकि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है ना, पर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे बेसिकली दो अलग से डायग्राम आप बनाओगे, ये तो है ही, इसके अलावा एक ट्राइंगल अलग से आप बनाओगे, इवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा बीटा हो गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो जब मैं tan बीटा निकालूंगी तो वो क्या आएगा, देखो A' B' अपॉन OB' के इक्वल, ठीक है। पर सेम चीज मैं तभी भी तो निकाल सकती हूं जब मैं यहां पे tan बीटा को AB अपॉन OB ले लूं, क्योंकि बीटा एंगल तो दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए इट इज एग्जैक्टली द सेम, ये सब बेसिक मैथ्स में तो हमने पढ़ा हुआ है। सो tan बीटा को मैं इस तरीके से निकालूंगी, और यहाँ पे देखो tan अल्फा में निकाल लूंगी। tan अल्फा, अल्फा के लिए मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम देखेंगे ना, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है यानी कि AB अपॉन ये कितना आ गया हमारा दिस। मैंने क्या कहा, हमेशा अल्फा के लिए आप उसको D पे रखोगे, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये हमारा D आ गया। OB डिस्टेंस क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है U, तो ये आ गया AB अपॉन U, और इसको हम -U ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट पे रखा है, और इवन ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, पर रखा तो हमने लेफ्ट पे ही हुआ है, तो इसको भी हम -D ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली अल्फा और बीटा की। m क्या होता है, हमने कहा बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे AB से AB कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो m कितना आ गया, D/U यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे, अब हमें पता है जो लेंस फॉर्मूला है दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन को आप कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट पे रखा है, इमेज भी लेफ्ट पे बन रही है, तो दोनों पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब पीछे मैंने निकाला m इक्वल्स टू D/u, तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को D से डिवाइड कर दे रही हूँ, तो मैंने पूरी इक्वेशन को D से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ भी यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ भी D से देखो मल्टीप्लाई करा दिया है, तो D/u कितना आ गया, D/f प्लस D/v, और ये ही किसके इक्वल था, m के, तो ये बेसिकली आ जाएगा m के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास दो केस बनते हैं, दोनों केस देखेंगे अभी कंपाउंड में भी और आगे टेलीस्कोप वाले में भी, ठीक है। एक तो जब फाइनल इमेज बन रही है D पे, और दूसरा जब फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। तो जब फाइनल इमेज D पे बनेगी तो उस केस में ये V क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो D/f प्लस D/d, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 1 प्लस D/f फॉर्मूला आ गया है हमारा जब फाइनल इमेज बन रही है D पे, ठीक है। और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो V इन्फिनिटी आ जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो m कितना आ जाएगा उस केस में D/f, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए भी आ सकते हैं और आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी आ सकते हैं। याद आपको बस ये रखना है, एक अलग सा ट्राइंगल बना के आओगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को D पे रखना है, ठीक है। बाकी डेरिवेशन अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। तो m ये आ गया, फिर हमने यूज करा हमारे लेंस फॉर्मूला का, सब डेरिवेशंस में हम लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम V और U का साइन भी लेंगे, ठीक है। तो D/u जो है उसकी वैल्यू ये आ गई थी, तो m ये आ गया, पर हमने कहा दो केस बनेंगे हमारे सिलेबस में, दो ही केस हैं, एक जब फाइनल इमेज बन रही है D पे और दूसरा फाइनल इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, तो दोनों के लिए फॉर्मूलाज हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है। फाइनल आपको यही डिराइव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो हमें पता है यहाँ पे दो लेंस होते हैं, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा है आईपीस। ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, ये हमारी आंखों के पास होता है, ठीक है। तो ये मेरा AB ऑब्जेक्ट है, और ऑब्वियसली ये कहाँ पे रखा होगा, तो इसको हम ले लेते हैं UO डिस्टेंस, ठीक है। हमारी इमेज बन रही है यहाँ पे, इसको हम VO डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा इसके लिए, तो इसको हम ले लेते हैं UE, ठीक है। अब फाइनल इमेज को हम VE ले लेते हैं, और फाइनल इमेज अगेन हम कहेंगे कि हमारा D पे भी बन सकता है और हमारी इमेज इन्फिनिटी पे भी बन सकती है। तो दो केस हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम तो क्लियर है, इसकी वजह से इमेज यहाँ पे बनी, ठीक है। उसके बाद ये एज एन ऑब्जेक्ट इसके लिए एक्ट कर रहा है, तो ये इसको फर्दर क्या कर दे रहा है, मैग्नीफाई कर दे रहा है। दिस डिस्टेंस इज VE, और हम दोनों केसेस के लिए देखेंगे जब फाइनल इमेज D पे बन रही है एंड जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
मैंने क्या कहा था, एक अलग सा डायग्राम आपको लेना पड़ेगा जिसमें ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसको आपने डी पे रखा है, ठीक है। तो यहां पे से आप अल्फा निकालोगे। बीटा कैसे निकलेगा, बीटा क्या है, जो कि हमारा फाइनल जो इमेज है वो सबटेंड कर रहा है ना, तो यहां पे ये होगा हमारा बीटा, ठीक है। सो यहां पे से आप क्या करोगे, यहां पे से आप निकाल लोगे tan बीटा इजिली, तो tan बीटा आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन इट विल बी दिस, ठीक है, यानी कि माइनस ue यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा हम निकालते हैं और देखते हैं फर्दर इसको हमें डिराइव करना कैसे है। तो मैंने आपसे क्या कहा, बीटा तो ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन आपको डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड को रखा हुआ है ऑफ द लेंस, ठीक है। उसके बाद अल्फा की बात करें तो हमने कहा अल्फा भी आ गया, देखो ए बी अपॉन डी करके, और डी भी माइनस होगा क्योंकि ये भी इसके तो लेफ्ट पे ही रखा है, तो ये भी आ जाएगा माइनस डी, ठीक है। तो अब बीटा अपॉन अल्फा कर दो, तो बीटा अपॉन अल्फा आपने करा तो ये चीज आपको यहां पर मिल गई है, ठीक है। तो यानी कि मुझे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी चाहिए है बेसिकली। तो इसको मैं कैसे निकालूंगी, हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए और मुझे क्या चाहिए, ए डैश बी डैश, इन दो ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट आप लिख दोगे AOB ट्राइंगल सिमिलर है A डैश O B डैश ट्राइंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे से आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो अगर आप क्या निकालोगे, इनका साइड का रेशियो, तो वो भी आपस में इक्वल आता है, तो दिस विल बी इक्वल टू OB अपॉन OB डैश, ठीक है। तो OB क्या है, OB, अच्छा OB नहीं लेंगे, OB से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, हम ले लेंगे यहाँ पे OA और यहाँ पे OA डैश, ठीक है। क्योंकि OA की जब मैं बात कर रही हूं तो मुझे UO मिल रहा है और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस UO आ गया अपॉन OA डैश, ये मुझे क्या दे रहा है, अभी मैंने कहा VO, तो ये आ गया, और ये राइट को है तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। पर मुझे क्या चाहिए, A डैश B डैश अपॉन AB चाहिए ना, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा बेसिकली, दैट विल बी माइनस VO अपॉन UO, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE, ठीक है, क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है। ये तो AB अपॉन A डैश B डैश है, हमको A डैश B डैश अपॉन AB चाहिए, तो रेसिप्रोकल करके हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये फॉर्मूला फिलहाल इधर तक तो आ गया है, पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा दो केस बनेंगे, तो दो केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमारा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि फॉर्मूला तो ये आया, पर दो केस बनेंगे, एक जब फाइनल इमेज बन रही है डी पे, तो फाइनल इमेज अगर हमारी बन रही है डी पे, तो उस केस में जो VE है वो D आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस D, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको लेना है ना। और UE तो एज इट इज आएगा बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमको कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दिया, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस इधर पे आ गया, ठीक है, यहीं पे अभी हम हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या है, वी नीड D अपॉन UE, D अपॉन UE मेरे को चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दे रही हूँ वापस से D से, तो यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो D अपॉन UE कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा 1 प्लस D बाई FE, तो बस पुट कर दो, देखो 1 प्लस D बाई FE, ये हो गया डिराइव्ड फॉर्मूला जब फाइनल इमेज आपको मिल रही है D पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। जब फाइनल इमेज आपको मिल रही है इन्फिनिटी पे तो काम बड़ा आसान है, क्योंकि VE तो हो गया आपका इन्फिनिटी, और UE में बस आपको माइनस साइन और इंट्रोड्यूस कराना है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो FE आ गया UE के इक्वल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस UE के जगह पे FE पुट करना है, तो फॉर्मूला यही आ गया हमारे पास, ठीक है। बस UE की जगह पे FE आया है। वैसे भी आपको पता है जब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है फोकस पॉइंट पे, है ना। तो ये चीज हमारे पास हो गई। इसके बाद आ जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। यहाँ पे अल्फा के लिए अलग से डायग्राम देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा वाला यहाँ पे होता है, आईपीस छोटा वाला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा आप यहीं पर से लोगे, अल्फा आपको यहीं पर से निकालना है। ये अल्फा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी अल्फा आ गया, और ये बीटा इधर पे ही होगा, आपको पता है, ठीक है। तो देखो tan अल्फा कितना आ जाएगा, A डैश B डैश अपॉन दिस, ये कितना है FO के इक्वल। आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, तो ये कोई UO नहीं लोगे आप या VO नहीं लोगे, ये क्या होगा, फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, तो VO नहीं लेंगे हम, FO ही लेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये एफ ई के इक्वल हर केस में नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको इसको यू ई ही लेना पड़ेगा। एफ ई के इक्वल ये कब होगा, जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, जो कि इस केस में हो भी रहा है, ठीक है, बट अदरवाइज इसको हम यू ई ही लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो बीटा ना, तो यहाँ पे से टैन बीटा कितना आ जाएगा, टैन बीटा हमारे पास हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है हमने कहा, दिस विल बी माइनस ऑफ यूई, ठीक है। ये डायग्राम में थोड़ा सा इशू है, एक्चुअल में ये यहाँ से पास करनी चाहिए थी, ठीक है, ये जो रे है यहाँ से पास करनी चाहिए थी, तो हमारा अल्फा यहाँ, सॉरी जो बीटा है वो यहाँ पे बनना चाहिए था, ठीक है, जस्ट लाइक ये वाला जो डायग्राम है इस प्रकार, ठीक है, ये इसके सेंटर से पास करनी चाहिए। तो ये डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत है, आप दूसरा डायग्राम जो है बना लेना गूगल से सर्च करके, यहाँ पे ये एक्चुअल में बनना चाहिए, ठीक है। तो टैन बीटा कितना आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस ऑफ यूई, ठीक है। हमने कहा जब हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो बीटा अपॉन अल्फा हमको करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली हमारे पास आ गई, ए डैश बी डैश कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो एम आ गया माइनस एफ ओ अपॉन यूई। अगेन दो केस होंगे, एक जब फाइनल इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे बनेगी तो वैसे तो हमें समझ में ही आ गया है कि ये जो यूई है मुझे एफ ई के इक्वल बस पुट कर देना है, तभी देखो फॉर्मूला भी यही आ गया, बट अदरवाइज थोड़ा सा हम कर सकते हैं और भी कैलकुलेशन यहाँ पे। तो हमने v की जगह पे देखो इन्फिनिटी पुट कर दिया और ui का साइन कन्वेंशन ले लिया वहां पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर से भी हमको एफ ई इक्वल्स टू यूई मिल गया है, तो हमने बस यहाँ पे पुट कर दिया, हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल इमेज डी पे बन रही है तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन करो, तो वी क्या आ जाएगा माइनस डी के इक्वल, और यहाँ पे भी हम साइन कन्वेंशन लेंगे तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें बेसिकली एफ ओ अपॉन यूई चाहिए ना, तो हम एफ ओ से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाई डी प्लस एफ ओ अपॉन यूई। तो एफ ओ अपॉन यूई मुझे यहाँ पे मिल गया है, एफ ओ अपॉन यूई क्या हो गया, देखो इसको इधर भेज देते हैं, एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी। अब यहाँ पे से देखो मैं क्या कर रही हूँ, एफ ओ अपॉन एफ ई कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा एफ ई अपॉन डी, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल होगा यहाँ पे, तभी तो एफ ओ अपॉन डी बचेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा, फिर सिर्फ एक माइनस साइन और बचा ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो डेरिवेशन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक दो बारी आपको करना है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये जो एल है दिस इज दी ट्यूब लेंथ, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ कितनी होगी, देखो ट्यूब लेंथ इज बेसिकली दिस, दोनों ही जो हमारे लेंस हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये तो हमेशा एफ ओ ही आएगा, और यहाँ पे ना आपको साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। तो एफ ओ प्लस यूई कब, जब फाइनल इमेज डी पे बन रही है, क्योंकि उस केस में फोकस पॉइंट पे नहीं होगा हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है ना, इसके लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए ये जो है ये एफ ई पे नहीं है, यूई पे है। और जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी तब ये एफ ई पे होगा, तो उस केस में कितना आ जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई आ जाएगा हमारी ट्यूब लेंथ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्यूब लेंथ जो है आप निकाल सकते हो, देखो ये हमने मेंशन भी करा हुआ है, ट्यूब लेंथ कितनी आएगी, वी ओ प्लस यूई, जब इन्फिनिटी पे नहीं बन रही है, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो हमने कहा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है वो कहाँ होगा, वो फोकस पॉइंट पे होगा, तो यहाँ पे यूई की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा उस केस में, ठीक है। और मॉड साइन क्या बता रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, आपको साइन वाइन यहाँ पे कंसिडर नहीं करने हैं, ठीक है। चलो फिर ये भी हो गया, तो हमारा जो रे ऑप्टिक्स है वो कंप्लीट हो गया है। वेव ऑप्टिक्स पे आ जाते हैं, ज्यादा कुछ डेरिवेशन है नहीं। सबसे पहला है प्रूफ करना हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, देखो एक हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, तो यहाँ पे ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और रे क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये एंगल्स बेसिकली क्या है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे 90 डिग्री हैं। अब हमें पता है जो हमारी हाइगन्स थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो हमारा हर एक पॉइंट होता है, हर एक पार्टिकल होता है वेव फ्रंट का, वो एज न्यू वेव सोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वेवलेट बनती है, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स बनी, ए से जो सेकेंडरी वेवलेट बनी वो बी डैश पे पहुंच गई टी टाइम में, बी से जो सेकेंडरी वेवलेट बनी वो पहुंच गई है ए डैश पॉइंट पे टी टाइम में सेम, ठीक है। तो हमें पता है जब हम इनका एनवलप करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स का जब हम एनवलप करते हैं, तो हमको अगली जो वेव फ्रंट है उसकी पोजीशन मिल जाती है। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या है, बेसिकली हमारी नेक्स्ट वेव फ्रंट, यानी कि हमारी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये, ठीक है।
A डैश B डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा वेव फ्रंट है ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। क्यों? क्योंकि जो मेरा सोर्स है ना वो इन्फिनिटी पे था और हमें पता है सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो प्लेन वेव फ्रंट मिलती है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ आई एंगल बना रहा है। सेम यही आई एंगल ये जो रे है ये भी नॉर्मल के साथ बनाएगी, ठीक है। पूरा डेरिवेशन में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एंगल आई कैसे आ रहा है। फिलहाल आपको उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। जिसको पता है, जिसको नहीं पता है याद कर लो, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है। ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम वही चीज, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो ये भी एंगल आर बनाएगी और जो नॉर्मल होगा उसके साथ ये जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी एंगल आर ही बनाएगी। समझ गए? यहां भी दोनों एंगल आई, यहां भी दोनों एंगल आर होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे साइन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एंगल आई है ना तो ये वाला ट्राइंगल में ले लेती हूँ, साइन आई निकाल लो। तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे बी ए डैश है और हाइपोटेन्यूज ए ए डैश है, ठीक है। फिर सिमिलरली साइन आर निकाल दो। साइन आर के लिए ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो साइन आर क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर है ए बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डैश ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बी ए डैश क्या है, देखो यहां से यहां पहुंची सेकेंडरी वेव फ्रंट और मैंने कहा टाइम इसको लगा टी, स्पीड कितनी है तो स्पीड v होती है। हमें पता है ना जो सेकेंडरी वेवलेट है उसकी स्पीड भी ओरिजिनल वेव की स्पीड ही होती है जो कि हमने v मान ली है। तो यहां से यहां आने में अगर इसको टाइम t लगा, इसकी स्पीड v है तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, vt है ना, b से a डैश पहुंचने में। तो b a डैश कितना है, यानी कि vt है, ठीक है। सेम चीज मैंने कहा A से भी B डैश पहुंचने में जो सेकेंडरी वेवलेट है उसको टाइम कितना लगा t, स्पीड कितनी है v, तो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया, vt आ गया। अब देखो साइन i और साइन r एग्जैक्टली क्या है, सेम है, सेम वैल्यू आ गई ना। तो यहां पे से मुझे पता चल गया कि i और r तो आपस में सेम है। यही तो होता है हमारा लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बस इतना हो गया आपका डेरिवेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, कोई ट्रांसपेरेंट यहाँ पे मीडियम होगा तो लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो देखो यही हुआ, ए भी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट था, आई एंगल बेचारा बना रहा था और सिमिलरली ये जो रे है ये भी नॉर्मल के साथ आई एंगल ही बनाएगी। अब क्या होगा, अब हमारे पास ए पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हुई वो पहुंच गई बी डैश पे, यानी कि दूसरे मीडियम में चले गई। हमें पता है मीडियम चेंज होती है, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड भी चेंज होती है। तो यहाँ पे v1 स्पीड थी, यहाँ पे मान लो v2 स्पीड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आप खुद ही समझ गए होगे, टाइम सेम लगेगा। a से b डैश पहुंचने में भी टाइम t लगा और यहाँ पे देखो मैं कह रही हूँ b से जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हुई वो पहुंच गई a डैश पे, यहाँ भी टाइम t ही लगा। तो यहाँ पे ए बी डैश कितना हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे कितनी है v2 है ना, तो v2 इंटू टाइम तो t ही लगा। अब मुझे जरा बताना बी ए डैश कितना हो जाएगा, बी ए डैश हो जाएगा v1 इंटू टी। क्यों? क्योंकि अभी ये पहले मीडियम में ही है, तो पहले मीडियम में तो स्पीड मैंने v1 कहा था ना, तो v1 इंटू टी हो गई। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है। ये एंगल I है, ये एंगल R होगा हमारा। तो यहाँ पे भी सेम करो, साइन I निकाल दो। साइन I होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बी ए डैश है यानी इसकी वैल्यू है v1 अपॉन टी और नीचे आ गया ए डैश। साइन R निकाल दो, आप समझ गए हो। यहाँ भी क्या है, ए डैश बी डैश जो है ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। साइन आर निकाल दो, कितना आ जाएगा, देखो ए बी डैश, और ए बी डैश कितना है, मैंने कहा v2t अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ भी कितना है ए डैश। साइन आई अपॉन साइन आर आप निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, टाइम कट जाएगा, ये आ गया v1 अपॉन v2। और हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है v1 अपॉन v2 किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो प्रूफ हो गया, यही तो क्या है हमारा स्नेल्स लॉ है ना, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, इट शुड बी इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो, ठीक है। तो बस हमारा प्रूफ हो गया। तो बस यहाँ पे इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। वैसे इसका डेरिवेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा, पर सिलेबस में है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, आपको पता है सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, कि एक पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स आके मिल रही हैं, किसी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, किसी का घट रहा होगा, है ना। तो बेसिकली आपस में जब वो मिल रही हैं
तो उस पॉइंट का जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ दीज वेव। कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई ऐसे जा रही होगी, कोई ऐसे जा रही होगी, तो वहां पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए मुझे वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, वेक्टर सम हमने कर दिया है। हमने दो वेव्स बेसिकली ले रखी हैं, तो y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि भाई कोई वेव ऊपर जा रही, कोई नीचे जा रही, यानी कि फेज अलग अलग होगा, फेज डिफरेंस कुछ होगा, तो फेज डिफरेंस कितना है, तो हमने कह दिया फेज डिफरेंस है फाई का। तो y1 y2 मैंने ले लिया। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा वेक्टर सम करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे इनका वेक्टर सम कर दिया। तो यहाँ पे sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है? sin x cos y प्लस sin y cos x। तो इस तरीके से हमने इसको खोल दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, ओमेगा टी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो अंदर क्या बचा? a1 प्लस a2 cos फाई, और यहाँ पे एज इट इज ये हो गया। इसकी जगह पे हम ले लेते हैं a cos थीटा, इसके जगह पे हम ले लेते हैं a sin थीटा, और ये a क्या है? जो हमारी रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है। तो देखो हमने वही करा है, ये चीज यहाँ पे ले ली, ये चीज यहाँ पे ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दे रहे हैं, इस इक्वेशन को भी स्क्वायर कर दे रहे हैं, और दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, समझे। यहां पे यानी कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, यहां भी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, और इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनके राइट हैंड साइड के साथ ऐड होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होंगे, ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पे हमने कर दी है। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगेन देखो कहाँ पे से हम ले सकते हैं, ये यहाँ पे से भी a2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अगेन sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया, और प्लस क्या बचा? 2a1 a2 cos फाई। तो यहाँ पे यही तो होता है ना, वेक्टर्स के लिए भी हमें पता है, जब हम दो वेक्टर्स को लेते हैं उनका मुझे नेट वेक्टर निकालना है, तो यही तो फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए, यानी कि जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब देखते हैं तो cos फाई होता है 1 और cos फाई -1 होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं। तो जो फेज डिफरेंस है बेसिकली वो इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, ठीक है, और वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाई का, तो उस केस में आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। आई क्या होता है? ए स्क्वायर के इक्वल होता है, बेसिकली उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे अगर आप आई पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? i1, यहाँ पे i2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा i1 और i2 दोनों का। तो वही चीज हमने इधर पे पुट कर दी है। न्यूमेरिकल्स में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं ये फॉर्मूलाज का जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम चाहिए तो a1 और a2 का माइनस करके होल स्क्वायर आपको करना है। जहां पे a1 a2 क्या है? जो भी आपकी ओरिजिनल वेव है उनके एम्पलीट्यूड, जिनका रेशियो मोस्टली हमें गिवन रहता है, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल्स जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तब मैं बता दूंगी। अब इसका जो डेरिवेशन है डिलीटेड है, तो आपको डेरिवेशन नहीं देखना है, बट ये जो फॉर्मूलाज है एज इट इज आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए सिमिलरली देखो यहाँ पे भी डेरिवेशन इज डिलीटेड, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, पर फॉर्मूला एज इट इज आपको लर्न होने चाहिए। तो ये फॉर्मूलाज देख लो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे। ज्यादा डेरिवेशन है ही नहीं हमारी सेकंड बुक में, थ्योरी यहाँ पे ज्यादा है और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो डेरिवेशन में हम काइनेटिक मास निकाल लेते हैं फोटोन का। तो एनर्जी हमको पता है क्या होती है? एच न्यू, और आइंस्टाइन की इक्वेशन से हमें पता है mc स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो मास है वो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे से E अपॉन सी स्क्वायर, और एनर्जी मैंने कहा कितनी होती है? एच न्यू, तो कितना आ गया? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया इसका काइनेटिक मास, ठीक है। रेस्ट मास तो हमें पता है 0 होता है। उसके अलावा अगर आपको मास को लैम्डा और सी के टर्म्स में देखना है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर दो, यहाँ पे आपको पता है न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, ये भी हमको पता है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये हमको पता है। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे मैंने पुट कर दिया C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे कट गया, तो ये आ गया H अपॉन लैम्डा C। जो भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सिमिलरली आपको पता है अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है ना, अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा यहाँ पे आपको निकालना है, तो वो क्या आ जाता है हमारा H अपॉन P के इक्वल भी आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे से देखो क्या हो जाएगा,
m इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा सी है, लैम्डा चाहिए तो क्या आ गया h अपॉन एम सी, और मास इनटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p आ जाता है, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी भी इसको हम लिख सकते हैं। तो जो भी चीज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस अपने कर सकते हैं फॉर्मूलाज में, ठीक है। चलो उसके बाद आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आपको पता है ये बेस्ड है ऑन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी हमने कहा कितनी पड़ी, एच न्यू। पहले तो वो यूज हो जाती है हमने कहा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जिसके लिए वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी हमको चाहिए होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे वो पाया आ गया। उसके बाद जितनी भी एनर्जी बची वो उसको मूव कराने में यूज हो जाती है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है उस इलेक्ट्रॉन की, तो यही हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहती है। तो ये क्या होता है, फाई एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और एच न्यू तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे एच न्यू इक्वल्स टू क्या आ जाता है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिखते हैं, और यहाँ पे हम मैक्सिमम वेलोसिटी बेसिकली लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको पता है यहाँ पे जो एनर्जी है उसको हम ईवी नॉट के फॉर्म में भी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार हमको क्या गिवन रहता है क्वेश्चन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन रहता है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी फर्स्ट बुक में पढ़ रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की या फिर इलेक्ट्रॉन की, वो Q इंटू वी होती है। तो यहाँ पे कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी, E इंटू वी, और V नॉट यहाँ पे आया जो कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। आगे आ जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी आ जाएगा, या फिर h अपॉन पी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि EV इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है। ये दोनों ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ, मैंने ऊपर और नीचे दोनों ही m से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ऊपर बन जाएगा ये हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम। एम वी क्या होता है, मोमेंटम ना, तो ये आ गया हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं लिख सकती हूँ पी स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। तो पी स्क्वायर क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने कहा कितनी मैं ले सकती हूँ, ईवी ले सकती हूँ, तो इसकी जगह पे मैं ईवी पुट कर सकती हूँ, कर दिया। तो p कितना आ गया, देखो अंडर रूट 2m ईवी, ये आ गई मेरी क्या आया, मोमेंटम आया बेसिकली। और अभी मैंने कहा लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन p होता है फॉर्मूला, तो लैम्डा क्या आ गया, देखो h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी। वी क्या है, वो पोटेंशियल है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हो। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है, ये सब वैल्यू आप पुट कर दो। सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो अल्टीमेटली ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा आपके पास। सब वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, H पता है आपको, M पता है, E पता है, पुट कर दो, फाइनल आंसर वुड बी दिस। तो बस इसका आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम एटम्स पे आ गए हैं, तो वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का यहाँ पे डेरिवेशन है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे दो केस का यूज करते हैं। पहला केस क्या है, देखो आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, इसको घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड रहता है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, Z इंटू ई, जहां पे Z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, क्योंकि उतने ही टोटल वहां पे प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये हमको पता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने कहा Q1 ये है, Q2 ये है, पुट कर दिया अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीपेटल फोर्स यही तो प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाय आर, पुट कर दिया यहाँ पे से ये कट गया, तो मुझे mv स्क्वायर मिल गया, उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। एक और कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि क्या होती है, जो कि ये स्टेट करती है जो एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2π, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऐसे ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो होना चाहिए NH अपॉन 2π, जहां पे n आपको पता है क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर शेल, नंबर ऑफ शेल, है ना, कि कितनी शेल है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो एक तो मैंने कहा ये, और दूसरा हम इसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे R की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ,
R की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, NH/2πmv। तो आप पुट कर दो, देखो यहाँ पे आप ये पुट करोगे, जो भी चीजें कटेंगी उसको काट दो, फाइनल आपके पास आ जाएगा ये हो गया हमारा डेरिवेशन। बस इतना ही आपको करना है। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है जो v है वो n के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एक्चुअल में v जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है, तो बस इतना सा डेरिवेशन हो गया। अब रेडियस की जब हम बात करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, v के जगह पे पुट कर देंगे। v के जगह पे देखो क्या आ जाएगा, NH/2πm × r। ये हम v के जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे mv² आ रहा था, तो v के जगह पे मैंने ये पुट कर दिया है, इसका स्क्वायर करो। अब यहाँ पे चीजें कटेंगी, मैं डिटेल में बता नहीं रही हूँ, वो आप जब कॉपी में करोगे आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी चीजें कट रही हैं वो काट दो। इधर पे r से ये r² कट गया, तो यहाँ पे एक r बचेगा जिसको आप इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भेज दो। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4πε0 × n²h² / 4π² m × 1/ze²। तो यहाँ पे से भी r क्या आ गया, r आ गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है, तो कई बार आ जाता है कि प्रूफ करो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमने यहां से कर दिया, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि v के लिए जब पूछा गया है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आपको प्रूफ करना है, तो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए एनर्जी निकालनी है तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, देखो एनर्जी निकालनी है तो हमने कहा दो प्रकार की एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो मूव कर रहा है, एक इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² आ जाएगी, और mv² की जो वैल्यू है बेसिकली वो मैं यहां पर से पुट कर सकती हूँ। mv² कितना आ गया था, देखो 1/4πε0 × ze²/r। ठीक है, तो वही चीज हमने क्या करी, हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, mv² की जगह पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, फॉर्मूला पड़ा है ना, 1/4πε0 × q1 q2/r। तो पुट कर दो यहाँ पे q1 q2/r, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव, वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, तो हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिया, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम दिख रही है ना, बट यहाँ पे हाफ है इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा टोटल एनर्जी चाहिए ना, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके ही आएगी। तो आपने जब जोड़ दिया तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अब रेडियस का डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी यहां पे कर दिया था, तो रेडियस का जो मैंने डेरिवेशन करा और रेडियस का जो फॉर्मूला आया है वो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, रेडियस का जो फॉर्मूला आया था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमने पुट करा। अब जो भी चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी वो आप कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे इसके जगह पे आप स्मॉल k भी पुट कर सकते हो, जो कि कूलम्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो z है उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, क्योंकि ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं मेनली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए z की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो बस z की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया है, बाकी एज इट इज जो भी कटा हमने काट के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके अलावा फर्दर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे hc से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा दे रहे हैं। अब क्यों करा रहे हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले hc यहाँ पे आ गया, n² को मैंने बाहर ले लिया, अंदर h³ c बन जाएगा। ठीक है, अब ये सब कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। k क्या है, मैंने कहा कूलम्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू मुझे पता है, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है मुझे पता है, मास इलेक्ट्रॉन का मुझे पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी पता है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है वो भी पता है। यहाँ पे सबको पुट कर दो, ये सबको पुट करोगे तो ये वैल्यू r के इक्वल आ जाती है, और ये r क्या है, तो ये है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये होती है इसकी वैल्यू, r इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एनर्जी आ गई -rhc/n²। तो r की कांस्टेंट वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब जब भी मैं सॉल्व करूंगी इसको तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि r भी कांस्टेंट है, मैंने कहा h भी मुझे पता है, c भी पता है। अब जब इनको कैलकुलेट करोगे ये आ जाता है 13.6। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया मेरे पास, एनर्जी होती है -13.6/n²। फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप पुट करते रहोगे, आपको एनर्जीज मिलती रहेंगी। जो काइनेटिक एनर्जी है, अभी तो हमने टोटल एनर्जी निकाली है ना, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो वो -e के इक्वल होती है, यानी कि माइनस माइनस करके यहाँ पे वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो होती है ट्वाइस ऑफ e, यानी कि एज इट इज जो नेगेटिव वैल्यू है वो ही आएगी, पर विद ट्वाइस, यानी कि 2 से आप उसको मल्टीप्लाई कराओ।
ठीक है। तो कई बार इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है, तो आपको यूज तो इसी का करना है, टोटल एनर्जी पहले निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो उसी में साइन चेंज कर दो, माइनस यहाँ पे आ रहा है ना तो पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे सेम साइन आपको रखना है पर उसका डबल कर देना है, जो भी यहाँ पे एनर्जी आपने निकाली होगी उसका, ठीक है। चलो, तो ये डेरिवेशन भी हमारा हो गया है। अब आ जाते हैं एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, इसका डेरिवेशन। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हमने कहा जो एनर्जी एमिट होती है वो किसके इक्वल होती है, एक रेडिएशन एमिट होता है, हमने कहा ना यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन एमिट होते हैं, तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो हमने कहा इसकी एनर्जी E2 है, इसकी E1 है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एनर्जी कितनी चाहिए ऊपर से नीचे आने में, दोनों का एनर्जी डिफरेंस आप यहाँ पे कर दोगे। तो E2 के लिए हमने कहा यहाँ पे हमने N2 पुट कर दिया, E1 के लिए यहाँ पे हमने N1 पुट कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, हमारा N2 है, दिस इज N1, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ले लो, RHC हमने कॉमन ले लिया है, तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। H न्यू है, एनर्जी क्या है, हमने कहा रेडिएशन एमिट होगा, रेडिएशन की एनर्जी कितनी है H न्यू, जिसको मैं hc/λ भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे से hc और hc कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ गया देखो, 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज में इसका हम काफी यूज करते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब है, ये सब भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है, मास डिफेक्ट। तो हम आ गए हैं न्यूक्लियाई में, तो मास डिफेक्ट का ऐसा कोई डेरिवेशन तो है नहीं, फॉर्मूलाज ही हैं, आपको पता है। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप लेते हो टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास और जो न्यूक्लियस का मास है उसको माइनस कर देते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स के लिए आपको पता है, आपको प्रोटॉन्स भी लेने हैं, आपको न्यूट्रॉन्स भी लेने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है A माइनस Z, यानी कि मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे, तो ये हमारा फॉर्मूला इधर पे आ जाता है, ठीक है। जहां पे n क्या है, n बेसिकली है A माइनस ऑफ Z, तो डेरिवेशन नहीं है, बस फॉर्मूला है। और फिर आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। बाइंडिंग एनर्जी पे थोड़ी सी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो हमें पता है E इक्वल्स टू क्या होता है mc स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, सो डेल m आ जाएगा विच इज दी मास डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम एक एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल एम क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट में आखिरकार कितने केजी होते हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमने यहाँ पे केजी लिया है, इतना केजी होता है, हमने पुट कर दिया डेल एम के जगह पे। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो एनर्जी आ गई इतनी जूल, हमें एनर्जी जूल में नहीं चाहिए, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है। तो अगर मुझे जूल को ईवी में चेंज करना है तो इतने से ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ गया। 10⁻6 क्या होता है, मेगा, तो ये आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो हमारी एनर्जी है किसकी, एक एटॉमिक मास यूनिट मास डिफेक्ट के लिए, वो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको मान लो 15 एटॉमिक मास यूनिट के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, वो आता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर, इंटू यहाँ पे 931, ठीक है। और ये निकल रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये कोई जूल वूल में नहीं आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, और यहीं से हम क्या करते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। और डेल एम तो हम निकालेंगे तो आपको पता है वो AMU में ही आएगा, तो जितना भी AMU आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करा देना है इसके साथ, ठीक है। मोस्टली हम 931 ही लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो डेरिवेशंस इतने ही हैं, ये भी कुछ खास डेरिवेशन था नहीं, पर फॉर्मूला है तो मैंने आपको बता दिया। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कोई डेरिवेशन है नहीं, पूरा वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो जिसने जो भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, जल्दी से जाके पढ़ लो। इस वाली बुक में डेरिवेशंस उतने थे नहीं, तो जल्दी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वाली बुक के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है, आप लोग जल्दी से चैनल पे जाके देख लो। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो यार, आई होप इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की भी बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले हैं इसी चैनल पे, ठीक है। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं यार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम।